स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये हमारा ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइट आती है, ये लाइट इस पर स्ट्राइक करी है तो इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे। इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और भाई ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये एयर से ग्लास में आ रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। इसके बाद इस पॉइंट पर जो लाइट रे है वो डेंस से रेयर आ रही है, ग्लास से वापस एयर में आ रही है तो वो अवे बेंड कर जाएगी। कुछ ऐसा पाथ होगा। इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। ये वाली जो रे हमें दिख रही है इसको एमर्जेंट रे कहते हैं, एमर्जेंट रे। और पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर ये आर है तो क्या ये भी आर नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई देखो, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दोनों तो पैरेलल होंगे आपस में, तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। और पता है ये जो हमारा नॉर्मल है और ये जो एमर्जेंट रे है, इनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये छोटा सा हमारा डायग्राम है। अच्छा भाई, खास बात क्या है, ये लाइट रे जो इंसिडेंट रे है ना, अगर हम इसे आगे प्रोड्यूस कर दें और ये जो फाइनली लाइट रे निकल रही है जिसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं, ये आपस में पैरेलल होती हैं, ये आपस में पैरेलल होती हैं। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, पता है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसे ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पानी में हमें ऑब्जेक्ट ना टूटा टूटा सा दिखता है। पानी में या ग्लास स्लैब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाता है। इमेज उसकी वैसे ही बननी होती है, लेकिन उसकी इमेज थोड़ी सी इस साइड शिफ्ट कर जाती है। तो वो जितना, मतलब जितना वहां पे लाइट रे आनी चाहिए थी और जितना अब आ रही है इस ग्लास स्लैब की वजह से, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे। प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे ही हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यूनिट हम इसकी सोच सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, इसमें एक खास बात है, जब ये लाइट रे एयर से ग्लास आ रही थी तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए म्यू जी। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा साइन आई अपॉन साइन आर। इस सरफेस के थ्रू अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ग्लास से एयर, यानी कि जी म्यू ए, वो किसके इक्वल होगा? देखो भाई, जब लाइट रे यहाँ से यहाँ आ रही है तो इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। बाकी रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो हमने लास्ट टर्न पर डिस्कस करा था वो क्या था कि भाई ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, ये पता है 1 होता है। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए 1 होता है। ए म्यू जी है कितना, साइन आई अपॉन साइन आर। जी म्यू ए है कितना, साइन आर अपॉन साइन ई, ये 1 होता है। साइन आई साइन ई के बराबर हो गया, आई ई के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना, वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस।
अगर कोई हमसे कहे कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में, तो बिल्कुल 50 डिग्री ही होने वाला है। और भाई ये जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है ना, ये आपस में पैरेलल भी होती हैं। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कैसे बढ़ा या कम कर सकते हो। सबसे पहली बात ये है, सोचो ये जो मीडियम है ये ग्लास से भी ज़्यादा थिक डेंस मीडियम होता। अगर ये बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम होता तो लाइट रे बहुत ज़्यादा बेंड करती, लाइट रे बहुत ज़्यादा बेंड करती, तो इसीलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता। हम एक बात कह सकते हैं कि अगर म्यू बढ़ता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती है। भाई अगर हम ग्लास की जगह और डेंस मटेरियल यूज करेंगे तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम थिकनेस बढ़ा दें, अगर हम ग्लास बहुत मोटा गाढ़ा यूज करें, थिकनेस बढ़ाने से भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, अगर हम बाय चांस टेम्परेचर बढ़ाने की सोचे, हमें पता है किसी चीज को हीट करते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं तो उसकी डेंसिटी पहले से कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू पहले से रिड्यूस हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कम हो गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कम हो गया है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल पहले से कम हो जाएगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पहले से कम हो जाएगा। एक और फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है बहुत तेजी से लाइट निकलेगी, तो मतलब वो मीडियम इतना डेंस नहीं रहा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम रहा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम रही होगी भाई, ठीक है। और वेवलेंथ ज्यादा होती कौन से कलर की है, वेवलेंथ या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की, तो हम कह सकते हैं रेड कलर में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर होगा वॉयलेट में। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी भी कम। अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा होता है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम, अगर मैं लाइट यूज करूं रेड कलर की तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम आएगा। वॉयलेट यूज करूं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा आने वाला है। ये छोटी सी बात है जो हमें एक ग्लास स्लैब से रिलेटेड याद रखनी है। इस लाइट रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है, टकराने के बाद थोड़ा सा ये टुवर्ड्स बेंड कर जाती है ग्लास में आते ही, और फिर अवे बेंड कर जाती है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, थिकनेस पर, टेम्परेचर पर, वेवलेंथ पर, कलर पर। इन सब फैक्टर्स पर जो है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर सकता है। अच्छा सोचो अगर हम कलर रेड यूज करते हैं, रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल कम होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कम हो जाएगा। और भी ग्लास स्लैब के केस में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। आई और ई बिल्कुल इक्वल होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दैट आई इज इक्वल टू ई। लेकिन ये प्रिज्म में नहीं होगा, आगे हम प्रिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें ऐसा हमेशा नहीं होता कि आई और ई इक्वल हो। इसमें तो भाई सरफेसेस पैरेलल है ना, सरफेस पैरेलल है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल आ गए, तो उनके जो एंगल्स बना रहे थे वो भी सेम आ गए, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल आ गए।
लेकिन ऐसा उसमें नहीं होने वाला है। उसके सरफेसेस, प्रिज्म जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं होते। इसे डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं भाई, अगर हमारा ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है और अगर मैंने इसके नीचे एक छोटा सा मिरर लगा दिया, मतलब इसके सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना मैंने मिरर लगा दिया, ये पूरा मिरर है, ठीक है, थिक मिरर है ये हमारा। तो अब मिरर लगा दिया तो क्या होने वाला है, अब देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, हम इसकी मल्टीपल इमेजेस देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट एक, इमेजेस बहुत सारी। अब इस एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। डिस्कस कर लेते हैं कैसे। भाई हमने बहुत सारी इमेजेस बना चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वही पॉइंट ऑफ इमेज होता है, वहीं पर इमेज बन जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ रिफ्लेक्शन में नहीं, रिफ्रैक्शन में भी होता है। अगर दो रिफ्रैक्टेड रे कहीं मीट करती हैं तो जहाँ दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करती है वहीं हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये है, इसकी जो बिल्कुल 90 डिग्री पे लाइट रे जाएगी ना, उस पर कोई नहीं फर्क पड़ने का, वो वैसे ही अपना पाथ कंटिन्यू करेगी। सीधी लाइट रे जो 90 डिग्री पर जा रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। एक ओब्लिक लाइट रे, टेढ़ी लाइट रे ले लेते हैं, इस पर एक नॉर्मल भी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइट रे का क्या होगा, ये लाइट रे थोड़ी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, थोड़ा तो रिफ्लेक्शन होता है। ये ग्लास स्लैब हमें दिखता है ना, ऐसे गायब सा तो नहीं हो जाता, तो थोड़ा पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा और बाकी पार्ट टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये मिरर है, मिरर के थ्रू तो रिफ्लेक्शन ही होना है, सारा पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। फिर इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू थोड़ा पार्ट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और थोड़ा पार्ट ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंस से रेयर जा रहा है, तो अवे चला जाएगा, ठीक है। इस रे को मैं आगे एक्सटेंड कर रही हूँ। एक रिफ्रैक्टेड रे है, पहली रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इन दोनों को जब हम मीट करने वाले हैं तो एक इमेज हमारी कहीं यहाँ पर बन जाएगी I1। ऐसे ही ये लाइट रे गई है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, एक इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी I2। ऐसी थोड़ा सा अगर हम बड़ा डायग्राम बनाने की सोचे ना, जैसे ये है हमारा पूरा, फिर से क्या होगा, इस सरफेस पर तो ये तो मिरर है, सारा पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इस सरफेस के थ्रू क्या होने वाला है, इस सरफेस के थ्रू भाई थोड़ा पार्ट तो डेंस से रेयर अवे चला जाएगा, थोड़ा पार्ट वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो देखो इसकी भी क्या होगी, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, इसकी भी एक इमेज बन जाएगी I3। ऐसे ही हमारी मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाती हैं। अगर एक ग्लास स्लैब के नीचे वाली सरफेस पर मिरर रख दो, एक ऑब्जेक्ट लो, तो उसकी मल्टीपल इमेजेस हमें दिखने लगेंगी। मल्टीपल इमेजेस का डायग्राम तो ये हमें समझ में आ गया। इसमें एक खास बात होती है, देखो भाई लाइट रे सबसे पहले इस सोर्स से आई, यहाँ पर आई, यहाँ पे थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया और थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर गया। ये सोच के बताओ रिफ्लेक्ट ज्यादा कराई या रिफ्रैक्ट ज्यादा कराई। ये ग्लास की बात हो रही है, ग्लास में रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है। ग्लास तो कभी कभी में गायब ही दिखने लगता है, जब ग्लास ऐसा लगता है ना कि दिख ही नहीं रहा, पानी में डाल दो और ग्लास नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, उस टाइम पर ग्लास रिफ्लेक्शन ही नहीं कर रहा है लाइट रे का, वो सिर्फ रिफ्रैक्शन कर रहा है। तो एक ग्लास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ज्यादातर लाइट अंदर चली जाती है और थोड़ा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, इसलिए हमें ग्लास प्रॉपरली कभी कभी नहीं दिखता, टकरा जाते हैं हम कभी कभी ग्लास से। तो भाई ग्लास के थ्रू रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर मैं कह रही हूँ ये 100 जूल की एनर्जी थी तो 5 जूल की एनर्जी ऊपर चली गई है और बाकी 95 जूल की एनर्जी अंदर आई है। अब ये जो 95 जूल की एनर्जी है, देखो भाई ये 100 जूल की एनर्जी से लाइट की इंटेंसिटी 100 जूल से आ रही थी, इसका 5 जूल तो भाई रिफ्लेक्शन हो गया, बाकी 95 जूल जो है
वो रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ मिरर है, मिरर 100% रिफ्लेक्शन करता है भाई, 99% तो करता ही करता है, तभी तो हमें उसमें अपनी इमेज भी दिखने लग जाती है। क्वेश्चन सुना होगा बचपन में कि न्यूज़पेपर में हमें अपनी इमेज क्यों नहीं दिखती, मिरर के थ्रू हमें अपनी इमेज क्यों दिख जाती है, क्योंकि मिरर में 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमें अपनी इमेज तक दिखने लग जाती है, जबकि जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इधर उधर लाइट रे बिखर रही है, तो इसलिए हमें अपनी इमेज नहीं दिख पाती। अब ये 95 जूल की एनर्जी यहाँ आ गई तो भाई लगभग पूरा का पूरा 95 वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो पहली इमेज बनी है वो 5 जूल की वजह से बनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ था, है ना, और दूसरी इमेज जो है वो ज्यादा, इससे ज्यादा एनर्जी से बनी है। बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद तो यही हो रहा है भाई 95 जूल है ना, तो थोड़ा पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट कर गया, थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट कर गया। इस सरफेस के थ्रू, ये भी ग्लास है, ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, तो 95 पे समझ लो 90 ऊपर गया और 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 5 जूल है ये वापस पूरा का पूरा चला गया। 5 जूल का ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है तो समझ लो 3 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया। तो धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। बस बात ये है कि पहली वाली इमेज बहुत डल बनने वाली है क्योंकि वो सिर्फ 5 जूल की एनर्जी की वजह से बनेगी। सेकेंड इमेज जो है वो बहुत ज्यादा जूल की एनर्जी से बनने वाली है, तो सेकेंड वाली जो इमेज है वो सबसे ब्राइट होती है। फर्स्ट इमेज भी डल डल सी लगती है, थर्ड इमेज भी डल, इसके बाद तो और सोचो 2 पार्ट है, फिर 2 का भी कुछ एक बचेगा, एक का भी आधा बचेगा, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सबसे ब्राइट इमेज जो है वो I2 बनेगी। I1 देखो इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि बार बार लाइट रे टूट रही है तो धीरे धीरे इमेज जो है वो बहुत डल होती जाएगी, लेकिन फर्स्ट ब्राइटेस्ट क्यों नहीं है, सेकंड ब्राइटेस्ट क्यों है, ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है भाई, क्योंकि ये जो ग्लास का सरफेस है ना, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है, और जो इसके थ्रू इमेज बनेगी वो डल बनेगी। थोड़ा ही पार्ट इसका जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, बाकी जो एनर्जी, बाकी जो हमारे हैं, बाकी सब्सिक्वेंट लाइट रेज जो है सेकंड ब्राइटेस्ट बनेगी, उसके बाद तो उसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी रिड्यूस होती ही चली जाएगी। तो ये जो हमारी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं इनमें सबसे ज़्यादा ब्राइट इमेज सेकंड इमेज बनती है। सबसे ज़्यादा ब्राइट इमेज जो है मल्टीपल इमेजेस के केस पे हमारी सेकंड इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है। नॉर्मल हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, जैसे हमें क्या दिखने लगता है, कभी कभी ये जो टम्बलर रखा है ना, इसमें कॉइन बिल्कुल यहाँ नीचे रखा होगा लेकिन कॉइन थोड़ी सी हाइट पर दिखने लगेगा। और एक हमें कभी कभी दिखता है कि पानी में ये पेंसिल रखी हुई है और पेंसिल टूट सी गई हो। कभी कभी हम स्विमिंग पूल में कूदने जा रहे होते हैं, हमें लगता है इसकी तो बहुत कम डेप्थ है, आराम से हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमें गहराई का एहसास होता है। हमें लगता है कि हमारा सर के ऊपर पानी चला गया, मतलब बहुत सारा पानी है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कुछ अपरेंट चीजें दिखने लगती हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ये हमें एक कॉइन दिख रहा है, यहाँ पे हमने पूरा पानी भर रखा है। हम 2 लाइट रेज लेंगे, एक तो जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलती चली जाती है, ठीक है, 90 डिग्री वाली लाइट रे ना। और एक जो ओब्लीक जाती है भाई, जा तो वो वाटर से एयर रही है, डेंस से रेयर में जा रही है, डेंस से रेयर अवे चली जाएगी, डेंस से रेयर में जो लाइट रे जाती है वो अवे चली जाती है। इसको हम पीछे की साइड अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जो कॉइन है ये हमें यहाँ दिखेगा, तो कॉइन यहाँ था दिखेगा, यहाँ कॉइन थोड़ा ऊंचा हुआ, राइज हुआ दिखेगा, ठीक है, इस वजह से कॉइन हमें राइज दिखता है। भाई ये कॉइन यहाँ था, सीधी सीधी लाइट तो गई, जो ओब्लिक जा रही थी वो अवे बेंड हो गई, पीछे हमने एक्सटेंड करा, इमेज बन गई यहाँ पर, है ना, क्योंकि जहाँ 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है वहीं तो इमेज बनती है। एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, ये आगे चल के तो कोई मीट नहीं करेंगे, पीछे मीट करवा दिया, यहाँ पर हमें इसकी इमेज दिखेगी। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रेस हो गया, भाई ये इंसिडेंट लाइट रे थी इस केस में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। एक बात हमारे सोचने की ये है कि अगर ये आर है तो ये पूरा भी आर रहा होगा, ये पूरा पार्ट आर रहा होगा, है ना, ये आई है तो ये आई है, ये पूरा आर है तो ये पूरा भी आर है।
ठीक है, ट्राइंगल मार्क कर लेते हैं ABCD। ठीक है, सबसे पहले BCD वाले ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो BCD वाले ट्राइंगल में देखो, मेरे को पता है म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं साइन की वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगी और एक छोटी सी डेरिवेशन हम बहुत सिंपली करने वाले हैं कि भाई इस रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन है। ये तो हमारी एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ इतनी एक्चुअल डेप्थ है, और बाकी ये जो है ये शिफ्ट है, इसको कहते हैं हम शिफ्ट। इतनी हाइट, इतने से शिफ्ट हुई हुई इमेज हमें दिख रही है। तो बस एक छोटा सा डेरिवेशन हम करने वाले हैं। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, साइन आई। साइन क्या होता है, साइन तो पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत कॉमन सी बात है। साइन आई होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब CD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब AD। इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इसमें साइन आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। साइन आर क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर कितना दिख पा रहा है, परपेंडिकुलर है CD, हाइपोटेन्यूज है BD। म्यू क्या होता है, म्यू तो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम, वाटर से एयर। W म्यू ए क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। कहां से कहां जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है। W म्यू ए साइन आई अपॉन साइन आर। ये टर्म इसके पास, ये टर्म इसके पास जाएगी, और पता है क्या होगा, जब ये इसके पास, ये इसके पास, सीधी से सीधी कट जाएगा, BD सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और AD नीचे रह जाएगा। ये जो PD है, पता है ये एंगल ना जितने हमें दिख रहे हैं इतने होते नहीं है, बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो BD हमें दिख रहा है ना, वो BC के इक्वल ही है। सोचो ये एंगल बहुत कम हो जाए तो ये इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं BD अप्रोक्सीमेटली BC के इक्वल है। ऐसे ये जो हमारा AD है वो AC के इक्वल है, BC अपॉन AC। W म्यू ए BC अपॉन AC है, तो A म्यू W किसके इक्वल होगा, हमें पता है ना, W म्यू A इंटू A म्यू W 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर W म्यू A BC अपॉन AC है तो A म्यू W AC अपॉन BC होगा। AC अपॉन BC हो गया। AC है क्या, AC तो भाई एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ है हमारी। BC कितनी है, BC हमारी अपरेंट डेप्थ है, BC हमारी, तो ये हमारा हो गया A म्यू W AC अपॉन BC। AC होती है एक्चुअल डेप्थ, BC होती है अपरेंट डेप्थ। चलो इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी अपरेंट डेप्थ है ना, ये जो A म्यू W है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो हमारी रियल डेप्थ है ना, एक्चुअल डेप्थ है अपॉन अपरेंट डेप्थ, या मैं कह सकती हूँ ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन A म्यू W। ठीक है, शिफ्ट कितना हुआ है, एक तो ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। कुछ भी नहीं करा, वैसे साइन आई निकाला इस ट्रायंगल से, साइन आर निकाला इस ट्रायंगल से, दोनों को डिवाइड कर दिया, म्यू की वैल्यू निकाल ली, म्यू की वैल्यू आ चुकी है, अपरेंट डेप्थ को लिख लिया रियल डेप्थ अपॉन म्यू। शिफ्ट क्या होता है भाई, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर दो, रियल डेप्थ में से रियल डेप्थ अपॉन म्यू को माइनस कर दो। अपरेंट डेप्थ क्या थी, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। रियल डेप्थ को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये हमारी शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं भाई, पेंसिल हमें क्यों टूटी टूटी सी दिखती है, ये हमारी छोटी सी पेंसिल है, ठीक है भाई, ये हमारी पेंसिल है।
हम दो लाइट रेज वही नॉर्मली चूज करेंगे। एक तो बिल्कुल 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री वाली लाइट रे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे जाती है वैसे ही कंटिन्यू करती चली जाती है। एक लाइट रे हम ओब्लिक लेंगे, टेढ़ी लेंगे। जो ओब्लिक लाइट रे लेंगे भाई, वाटर से एयर, डेंस से रेयर, डेंस से रेयर, अवे जाती है लाइट रे, अवे चली गई। इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। जो नोक यहाँ बननी चाहिए थी वो नोक यहाँ बनेगी। और हमारी पेंसिल कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो पानी में हमें पेंसिल कुछ इस तरीके से, ये तो हवा में है, ये तो ऐसे ही दिखेगा, बाकी ये पार्ट ऐसे दिखेगा जैसे पेंसिल टूट सी गई हो। तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.